live lecture of 12th standard. Students, we were doing our chapter number 8, transport and communication. Transport and communication we already started, and we have completed our land transport and oceanic transport. So what in the water transport we have completed oceanic transport, and now we will concentrate on the inland waterways. Inland waterways means the waterways which are provided within the country by the rivers, canals और lakes. कि एक कंट्री में जो हमें वाटरवेज प्रोवाइड होते हैं थ्रू द रिवर्स, कैनाल्स और लेक्स, उसे हम क्या कहते हैं? इनलैंड वाटरवेज. इट इज ऑल्सो कॉल्ड डोमेस्टिक वाटरवेज. इसे हम डोमेस्टिक वाटरवेज ही कहते हैं बिकॉज इट प्रोवाइड्स ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज इन डोमेस्टिक रीजन, यानी इन within the country. So it is also known as domestic waterways. First of all, कि जो हमारा ये domestic waterways या inland waterways है, ये कोई हमारा new concept नहीं है या new हमने invent नहीं किया. From the beginning, from the old, since the olden times, olden age, we are doing the transportation while it is of passengers or freight. We are यूजिंग इनलैंड वाटरवेज और द रिवर्स. कि पहले से ही हम रिवर्स को एज ए इनलैंड वाटरवेज यूज करते आ रहे हैं. पैसेंजर्स को कैरी करने के लिए इसका यूज किया जाता है. साथ साथ फ्रेट मीन्स सामान को भी एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने के लिए हम इनलैंड वाटरवेज का यूज करते हैं. सो बट आज के जो प्रेजेंट टाइम है उसमें इनलैंड वाटरवेज का जो इम्पोर्टेंस है वो जो है डिक्लाइन कर रहा है. सो द सिग्निफिकेंस रोल ऑफ द इनलैंड वाटरवेज इज डिक्लाइनिंग ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रेलवेज एंड द एक्सपेंशन ऑफ रोडवेज. कि जो हमारा रेलवेज का हमने इनको इन्वेंट किया और साथ साथ जो रोडवेज है वो भी बहुत एक्सपैंड होता जा रहा है, तो इनलैंड वाटरवेज का जो सिग्निफिकेंस है वो कम होता जा रहा है. फिर भी वर्ल्ड के कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां आज भी इनलैंड वाटरवेज वहां की इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी का एक बहुत बड़ा रीजन है. तो इस पार्ट में हम जो है इनलैंड वाटरवेज के बारे में पढ़ेंगे. तो इनलैंड वाटरवेज के लिए सबसे पहले कुछ कंडीशंस हैं, कंडीशंस नेसेसरी फॉर नेविगेशन. जब हम ओशन की बात करते हैं, ओशन में हमें पता है कि वाटर क्वांटिटी सफिशिएंट है, डीप ओशंस हैं, तो वहां पर हमें इस तरीके की कंडीशंस को जो है बताने की जरूरत नहीं. बट जो रिवर्स, लेक्स और ये जो कैनाल्स हैं उनकी डेप्थ, वेट और इनका जो पाथ है वो डिफर करता है. इसलिए कुछ नेसेसरी कंडीशंस हैं जो नेविगेशन को पॉसिबल बनाती हैं. सबसे पहली कंडीशन है सफिशिएंट वाटर. राइट डाउन द key points and later on you can explain these points in your own words. First is sufficient water. The water in the rivers must be sufficient and throughout the year. कि दो चीजें हैं कि एक तो रिवर में हमें सफिशिएंट वाटर चाहिए जिससे कि शिप उसमें सेल कर सके. दूसरा ये जो वाटर है वो थ्रू आउट द ईयर होना चाहिए, सीजनली नहीं होना चाहिए. इससे क्या होगा, हम एक ईयर के कुछ पार्ट में ही वहां पर नेविगेशन कर पाएंगे, दूसरे में नहीं. Second is river must be free from landforms formed by it. कि जो रिवर्स लैंडफॉर्म्स बनाती है उससे ज्यादातर जो रिवर्स है उससे फ्री होना चाहिए, यानी उसके पाथ में वो ज्यादातर जो है लैंडफॉर्म्स नहीं होने चाहिए. +1 में आपने पढ़ा रैपिड्स हैं, वाटरफॉल्स हैं और ये जो गॉर्जेस हैं. द रिवर मस्ट बी फ्री फ्रॉम दीज लैंडफॉर्म्स क्योंकि बिकॉज दीज लैंडफॉर्म्स कैन रिस्ट्रिक्ट द स्मूथ ट्रैवलिंग ऑफ द शिप्स. द थर्ड इज रिवर meandering should be minimum. जो रिवर meandering है वो भी मिनिमम होनी चाहिए. रिवर meandering मीन्स
घुमावदार मोड़ आते हैं रिवर के रास्ते में, ये कम होने चाहिए, क्योंकि इस तरीके की जो मूवमेंट है वो क्या करेगी कि जो शिप है उसको टर्न करना पड़ेगा, और इतनी विड्थ नहीं होती रिवर की जिसमें वो इतने बड़े बड़े लार्ज शिप जो है वो टर्न कर सके। इसलिए जो है वो शिप के स्ट्रेट पाथ में फॉलो करने के लिए रिवर मस्ट बी फ्री फ्रॉम meandering. Next is the freezing of rivers in winters may hinder the navigation. ये प्रॉब्लम हमें मिलेगी हाई एल्टीट्यूड एरिया में, जहां पर विंटर्स में रिवर जो है वो किस स्टेज में आ जाती है, फ्रोजन स्टेज में आने पर नो डाउट कि आपको पता है कि वहां पर फिर नेविगेशन पॉसिबल नहीं होगा। तो ऐसी रिवर्स भी जो है दैट आर नॉट सो मच सुटेबल फॉर द इनलैंड वाटरवेज। एंड नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। जैसे आप देखते हो कि पहले ओशंस में भी स्टॉर्म आते थे, रिवर्स में फ्लड आ जाती हैं, जिससे शिप्स क्या हो सकते हैं, वो डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। तो हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, रडार सिस्टम हमारा ऐसा होना चाहिए जिससे हमें पहले ही इन सब चीजों से के बारे में पता लग सके और हम उन एक्सीडेंट्स को अवॉइड कर सके। इसके साथ साथ कुछ हमें टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो है, जैसे कि लोडिंग अनलोडिंग, इन सारी चीजों की फैसिलिटीज जो है वो भी इजी होनी चाहिए कि हम जल्दी से पोर्ट पर जो है सामान को नीचे उतार सके और उसको ऊपर उसमें रख सके। तो इससे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का होना भी जरूरी है। सो दीज आर द बेसिक कंडीशंस फॉर द नेविगेशन थ्रू द इनलैंड वाटरवेज। नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस? क्या एडवांटेजेस हैं इनलैंड वाटरवेज के? दीज आर ऑलमोस्ट सिमिलर टू द ओशन वाटरवेज। फर्स्ट एडवांटेज इज cheapest mode. Inland waterways is the cheapest mode of transport because there is no need to lay any roads or tracks. तो हमें ना ये बनाने की जरूरत है। दूसरी चीज जो है वो यहाँ पर कि रेलवे और रोडवेज के थ्रू जो हम बल्क में सामान भेजते हैं, अगर हम उनसे वाटरवेज के थ्रू भेजते हैं तो वो हमें चीप पड़ता है, यानी सस्ता पड़ता है। सेकेंड है नो नीड ऑफ लेइंग ट्रैक्स। अदर जो हमारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है लाइक लैंड ट्रांसपोर्ट, whether they are road transport or the railway, so we have to need tracks to lay the tracks or the roads to build the roads. But water transport, inland water transport need not to lay any track. हमें इसमें कोई ट्रैक नहीं बनाना पड़ता, इसी बीच से हमारी कॉस्ट जो है वो क्या हो जाती है, कम होती है। थर्ड एडवांटेज ऑफ द inland waterways is only these are the only means of transport in forest areas. जो हमारे forested areas हैं, there is very difficult to maintain the roads or railways or to build the road or railways. तो forested areas, जो dense forested areas है, वहां पर roads और railways को बनाना easy नहीं है। तो इसलिए वहां पर rivers are the only means of transport. So these are the basic advantages of inland waterways. Now come to the disadvantages. इसके कुछ जो है डिसएडवांटेजेस भी हैं। सबसे पहला है स्लो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट एज कंपेयर टू रेलवेज और रोडवेज। इनलैंड वाटरवेज आर स्लो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। जितना टाइम हमें रेलवे या रोडवेज से सामान को कैरी करने में लगता है उससे कई गुना ज्यादा हमें जो है टाइम इसमें लगता है। तो इससे यहाँ पर हमारी कौन सी कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है, टाइम कॉस्ट। सो इट इंक्रीजेस आवर टाइम कॉस्ट। इसके बारे में मैंने आपको पहले बताया हुआ है लेक्चर्स में। तो इट इंक्रीजेस आवर टाइम कॉस्ट। सेकंड इज दैट इज नॉट मच सुटेबल फॉर द पेरिशेबल गुड्स। पेरिशेबल गुड्स क्या होती हैं?
जिसको हम ज्यादा टाइम तक स्टोर नहीं रख सकते, यानी जो जल्दी खराब होने वाली चीजें हैं जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, डेयरी प्रोडक्ट। तो यहाँ पर हमने कहा कि इसको ज्यादा टाइम लगता है ट्रांसपोर्ट करने में। अगर पेरिशेबल गुड्स को ज्यादा टाइम लग जाएगा, 1 और 2 डेज हम इनको स्टोर करके रख सकते हैं। अगर लेकिन इससे ज्यादा टाइम लग जाएगा तो दे विल बी डिस्ट्रॉयड, तो ये क्या हो जाएंगी, खराब हो जाएंगी। तो इसलिए पेरिशेबल गुड्स को हम इनलैंड वाटरवेज के जरिए जो है वो नहीं ट्रांसपोर्ट कर सकते, इसके लिए ये एक सुटेबल मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं है। द थर्ड इज लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड। Large amount of capital required for the inland waterways. There is a demand of huge capital because for the construction of canals, desilting, क्योंकि हमें रिवर्स को कैनाल्स के साथ उसको कनेक्ट करना पड़ता है। अभी हम आगे जो बात करेंगे उसमें मैं आपको बताऊंगी इसको कि रिवर्स को हमें कैनाल्स के साथ कनेक्ट करना पड़ता है। तो कैनाल्स क्या है, आर्टिफिशियल्स है जो मैन मेड है। तो आर्टिफिशियल कैनाल्स बनाने के लिए खर्च बहुत ज्यादा आता है। दूसरा फिर इनकी हमें क्या करना पड़ता है, डीसिल्टिंग करना पड़ता है। डीसिल्टिंग मींस कि जो कैनाल्स या रिवर्स अपने साथ सिल्ट लेके आती हैं, जो सेडिमेंट्स लेके आती हैं, वो उनके बेड पर डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। जब बेड पे डिपॉजिट होगा तो बेड क्या होगा, रिवर बेड जो है वो ऊपर उठ जाएगा। ऊपर उठने से जो उसकी डेप्थ है वो क्या हो जाएगी, कम। जो शिप्स हैं वो उसमें इजीली फ्लो नहीं कर सकेंगे। इसका मेन बेस्ट एग्जांपल आपको मिलेगा कलकत्ता की हुगली रिवर पर, जहां पर उसको डीसिल्टिंग किया जाता है नियर द पोर्ट। तो वहां पर जो है वो उसका रिवर बेड ऊंचा होने के कारण वो नेविगेशन के लिए अब जो है वो सुटेबल नहीं हो पा रही थी, जिसके कारण हल्दिया पोर्ट बनाया गया। तो ये हमारे इंडिया का एक एग्जांपल है। तो यहाँ पर हमें इस तरीके की जो मेंटेनेंस है और इनलैंड वाटरवेज की जो मेंटेनेंस है उसके लिए हमें ह्यूज कैपिटल इन्वेस्ट करनी पड़ती है। सबसे जो इसका मेन डिसएडवांटेज है कि सभी जो रिवर्स हैं वो हमें डिमांड एरियाज के पास नहीं मिलती। सो मोस्ट ऑफ द रिवर्स आर far away from the demand areas. डिमांड एरियाज मीन्स कि हमारा मेन मोटिव आज के टाइम में जो हम इनलैंड वाटरवेज का यूज करते हैं वो मोस्टली फ्रेट कैरी करने के लिए करते हैं, सामान को कैरी करने के लिए करते हैं। तो यहाँ पर डिमांड एरियाज का मतलब क्या है, इंडस्ट्रियल एरिया जहां उसकी डिमांड है, इंडस्ट्रियल एरिया या मार्केट एरिया। तो ये जितने भी रिवर्स हैं वो जरूरी नहीं कि हमारे इंडस्ट्रियल एरिया के पास हो या फिर हमारे जो है मार्केट के पास हो। तो ज्यादातर रिवर्स जो है वो इनसे दूर हैं और इसलिए अगर हम उसको रिवर पोर्ट से लेकर जो है फिर इंडस्ट्रियल एरिया तक लेके जाते हैं थ्रू द रोड्स और रेलवेज, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हाई हो जाता है। इसलिए जो है ये भी इस इनलैंड वाटरवेज को रिस्ट्रिक्ट करता है। Last is the water level in the rivers. Water level in the rivers varies with seasons. अब आपने एक तो सीजनल रिवर्स और पेरिनियल रिवर्स के बारे में 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। जो हमारे साउथ इंडिया की जो रिवर्स हैं वो कैसी हैं, सीजनल रिवर्स हैं, यानी जहां पर ड्यूरिंग द मानसून सीजन दे हैव सफिशिएंट वाटर बट इन द ड्राई सीजन दे हैव लो लेवल ऑफ वाटर। तो सीजनल रिवर्स जो हैं उनमें ये प्रॉब्लम रहेगी कि जब सीजन नहीं है यानी रेनफॉल नहीं है, रेनफॉल हमारे हार्डली 4 मंथ्स का होता है यहाँ पर, तो ड्यूरिंग द रेनफॉल दे हैव सफिशिएंट वाटर बट इन द ड्राई सीजन दे हैव नॉट सो मच सफिशिएंट वाटर टू सपोर्ट द इनलैंड वाटरवेज। तो सीजनल रिवर्स जो हैं वो रिस्ट्रिक्ट करती हैं, दे मे हिंडर द inland waterways or the navigation. So these are general about the inland waterways. Now come to the main point, world distribution of inland waterways. World distribution of inland waterways. जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स में बताया था कि हम इस पार्ट ए में जितना भी डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन वो कॉन्टिनेंटल वाइज देखेंगे। सिमिलरली हम जो इनलैंड वाटरवेज है उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी कॉन्टिनेंटल वाइज देखेंगे। सबसे पहले एक जनरल कि जो हमारा नॉर्थ
नॉर्थ अमेरिका में हमारे पास 2 इनलैंड वाटरवेज हैं. फर्स्ट इज द ग्रेट लेक्स, सेंट लॉरेंस सी वेव्स. फर्स्ट जो है हमारा ये है इनलैंड वाटरवेज एंड सेकंड इज द मिसिसिपी river system. Both are the most important inland waterways for the North America for their economic point of view. तो यहाँ पर दो इसके नॉर्थ अमेरिका पे डिस्कस करेंगे. सेकंड इज यूरोप. यूरोप में हम 30 के इनलैंड मेन वाटरवेज हैं. फर्स्ट इज द राइन वाटरवेज, सेकंड इज द डेन्यूब. These are the name of the rivers, and the third is the Volga. The Rhine waterways, the Danube waterways, and the Volga waterways. We will discuss all these waterways in this chapter. Rest of the continents like Asia. In Asia, the two most important countries are China and India. So in China, there are 3 rivers which provided inland waterways. These are the Huanghe, the Changjiang, and Alec. ये 3 रिवर्स हैं चाइना की जो इनलैंड वाटरवेज प्रोवाइड करती हैं. इंडिया में क्या है? इंडिया के ऐसे तो नेशनल वाटरवेज 5 हैं जिसमें से 2 सबसे इंपॉर्टेंट हैं. फर्स्ट इज नेशनल वाटरवे नंबर 1 that is provided by the Ganga river. Next is national waterways number 2 that is provided by the Brahmaputra. So next is South America. Next continent is South America. In South America, main important river is Amazon river, which is navigable, and the main waterway is Paraná, Paraguay, waterways. ये यहाँ का साउथ अमेरिका का वाटरवे है. बट इन दिस चैप्टर we will discuss only the North America and the Europe. Rest of the waterways are omitted this year. साउथ अमेरिका और एशिया के जो वाटरवेज हैं वो इस साल नहीं है आपके सिलेबस में, तो हम नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के वाटरवेज को जो है यहाँ पर देखेंगे. मेन क्वेश्चन जैसे मैंने आपको बताया था कि जो हमारे रेलवे ट्रांसपोर्ट है उसमें ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे लाइंस की थी, उनको हमने मैप की तरह भी देखा था कि उनके पर जो क्वेश्चन है वो कंप्रीहेंशन टाइप में आएंगे मैप्स से रिलेटेड. ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो इनलैंड वाटरवेज हैं, इनलैंड वाटरवेज में आपके मैप के थ्रू क्वेश्चंस नहीं आएंगे, बट आपको जो समझना है वो मैप के थ्रू वो जो है वो आप इसको समझ सकते हैं. सो लेट्स कंसीडर फर्स्ट नॉर्थ अमेरिका के हम वाटरवेज की बात करेंगे और इसमें हम सबसे पहले लेंगे द ग्रेट लेक्स, सेंट लॉरेंस. ये हमारा जो है मेन वहां का वाटरवेज है. पहले मैं इसके बारे में आपको थोड़ा जनरल बताऊंगी कि ग्रेट लेक्स है क्या. सबसे पहले ये जो ग्रेट लेक्स है, दीज आर द क्लस्टर ऑफ 5 लेक्स. 5 लेक्स जो हैं वो वहां पर एक ही जगह पर हैं नॉर्थ अमेरिका में. फिर ये लेक्स जो है दीज आर कनेक्टेड विद द सेंट लॉरेंस. दिस इज अ रिवर. ठीक है, 5 लेक्स जो है वो बाद में किससे कनेक्टेड है? सेंट लॉरेंस रिवर से. एंड फर्दर सेंट लॉरेंस रिवर ड्रेन इनटू अटलांटिक ओशन. ये जो सेंट लॉरेंस रिवर है उसका माउथ कहाँ पर है? अटलांटिक ओशन में. तो ये एक चेन है जो इसमें बनती है हमारी. अब सबसे पहले कि ये जो ग्रेट लेक सेंट लॉरेंस वाटरवेज है वो साउथ अमेरिका और कनाडा
दोनों के लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मैंने आपको साउथ अमेरिका और कनाडा दोनों के मैप आपको मैंने बताए थे। इसमें आप देख सकते हो कि साउथ अमेरिका का ऊपर पार्ट ऐसा स्पार्ट था। तो यहाँ पर जो ये 5 लेक्स हैं, ये 4 लेक्स जो हैं, यहाँ पर आपका कनाडा है और यहाँ पर जो है आपका नॉर्थ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिकन सॉरी यूएसए है। ठीक है, तो यूएसए और कनाडा के बॉर्डर्स पर जो है ये 4 लेक्स हैं, यानी इन 4 लेक्स का कुछ पार्ट कनाडा में है और कुछ यूएसए, दोनों की बाउंड्री लाइंस पर है, जिसमें से एक लेक है जो वो सिर्फ यूएसए में लाई करती है। अब ये लेक्स कौन कौन सी हैं, इतना आपको इसमें समझ आया कि यहाँ पर ग्रेट लेक रीजन जो है वो दोनों का कनेक्टेड रीजन है, कनाडा एज वेल एज यूएसए। 4 लेक्स lies at the border of the Canada and USA, while 1 lake, which is Michigan Lake, that lies completely in USA. These joins to the St. Lawrence River and further drained into Atlantic Ocean. Now come to the map. हम मैप की बात करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये लेक्स जो है वो कनेक्टेड कैसे हैं। Here we have map of the 5 lakes. सबसे पहले आपका नेम, जो सबसे पहली लेक है, ये आप मान के चलेंगे कि ये जो पार्ट है इस तरीके से है, ये आपका जो है वो क्या है, यूएसए और कनाडा का बॉर्डर है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले आपकी कौन सी लेक है, लेक सुपीरियर। सेकेंड आपकी आती है लेक मिशिगन। थर्ड लेक इज लेक ह्यूरॉन, आपको सबके नेम लर्न करने हैं। नेक्स्ट इज लेक एरे एंड last one is Lake Ontario. These are the 5 lakes which lies and known as the Great Lakes of Northern America. अब इन लेक्स रीजन के पीछे भी जो है एक सब बड़ी हिस्ट्री है कि जैसे हमने +1 में पढ़ा था कि सबसे पहले ये एक लैंडमास था और ग्लेशियर डिपॉजिट्स मिलते हैं। तो यहाँ पर भी नियर अबाउट 10,000 मिलियन ईयर्स एगो क्या सिचुएशन थी कि कनाडा जो है वो वैसे भी हाई लैटिट्यूड्स में है, तो वो सारा ये जो सारा पोर्शन है कनाडा का वो किससे बना हुआ था, ग्लेशियर से। धीरे धीरे जैसे जैसे क्लाइमेटिक कंडीशंस डिफरेंट होती गई तो ये जो ग्लेशियर्स हैं वो क्या होने लगे, मेल्ट होने लगे। मेल्ट होने से जो कनाडा का ये सारा पार्ट है वो बहुत ही रग्ड टोपोग्राफी है, उबड़ खाबड़ है, ऊंचा नीचा है। तो जो डिप्रेशन एरिया है पूरे वर्ल्ड का सरफेस पर जो हमें फ्रेश वाटर रिसोर्सेज मिलता है वो उसका 21% अकेले ये लेक्स यहाँ पर इन नल्स बनाई गई है। यहाँ आप देख रहे हो जो लेक सुपीरियर और लेक ह्यूरॉन को कनेक्ट करती है सेंट मैरीज फॉल कैनाल, इसी तरीके से यहाँ पर लेक ह्यूरॉन और लेक एरे को कंबाइन करने वाले डिट्रॉइट रिवर एंड द सेंट क्लेयर रिवर, वैले लैंड कैनाल जो है वो एरे और ऑन्टारियो को कनेक्ट करती है। तो इस तरीके से आर्टिफिशियल कैनाल्स बनाकर इनको क्या किया गया है, ज्वाइन किया गया है। इतनी बात आपको समझ आई। अब वाटर जो है वो यहाँ से फ्लो करना शुरू करता है, इसके बाद इसमें मिशिगन लेक में जाता है, फिर ऊपर आता है, फिर इसके बाद यहाँ लेक ह्यूरॉन में जाता है। लेक ह्यूरॉन से वाटर जो है फ्लो करता हुआ इस कैनाल के रास्ते से लेक एरे, इस तरीके से फॉर्मेशन, फिर लेक एरे से लेक ओंटारियो, लेक ओंटारियो के बाद सेंट लॉरेंस रिवर आ जाती है और फिर वो अटलांटिक में ड्रेन करती है। तो इस तरीके से ये पूरे कनाडा और यूएसए को कवर करती हैं लेक्स। So these seaways provide transportation to enormous quantity of heavy and bulky freight of lower cost. इसके बाद सेकंड मैप जो है यहाँ पर मैंने आपको अभी तक ये बताया कि ये लेक्स जो हैं वो कैसे कनेक्टेड हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो लेक्चर में हम करेंगे कि ये जो हमारा वाटरवे है वो किस तरीके से इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ तक के लेक्चर में अगर स्टूडेंट्स आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, यू कैन आस्क नाउ। Students, you can ask your